नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। दोस्तों, गुलशन नंदा जी को कौन नहीं जानता। रोमांटिक उपन्यासकारों में इनका नाम सर्वप्रथम आता है। किसी जमाने में इनके उपन्यासों को बड़े चाव से पढ़ा जाता था। पाठकगण जब तक उपन्यास समाप्त ना कर लें उन्हें चैन नहीं पड़ता था। घर घर में इनके उपन्यासों की मांग थी। आज भी जहां कहीं भी लोगों को गुलशन नंदा जी के उपन्यास मिल जाते हैं, वे लेने से नहीं चूकते। परंतु बहुत से पाठकों को इनके उपन्यास पढ़ने हैं, पर वे मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं गुलशन नंदा जी का एक बेहतरीन उपन्यास सांवली रात। आशा है यह आपको जरूर पसंद आएगा। सांवली रात नाजुक दिलों, नाजुक रिश्तों और मासूम शरारतों की एक आंख मिचोली है। गुदगुदा देने वाली शैली में लिखा गुलशन नंदा जी का एक रोचक उपन्यास, जिसमें रात के सांवलेपन की स्याही में भी पत्थर की एक रोशनी है। अध्याय 1। रात के अंधेरे को चीखती, चीरती और चिंघाड़ती रेलगाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। फर्स्ट क्लास के एक कंपार्टमेंट में राजेश और मीना आमने सामने की सीटों पर बैठे थे। राजेश ने उस मध्यम प्रकाश में सामने बैठी मीना को उचटती निगाहों से देखा। निगाहें टकराईं और मीना का चेहरा लाल हो गया। वह जीवन में किसी युवक के साथ इस तरह अकेली रात को रेल यात्रा करेगी, इसका उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी उसने अपनी सारी घबराहट को अपने अंदर सिमटा रहने दिया। उसने सहसा सिर झटककर बिखरी लटों को कंधों पर गिरा दिया और खुद संयत होकर खिड़की के बाहर गाड़ी के साथ भागती चीजों को देखने लगी। राजेश की उठती निगाहें बार बार जैसे वहीं भटक कर रह जाती थीं। वह कुछ कहने को बेचैन हो रहा था। एक बार तो वह केवल होठ हिलाकर ही रह गया, किंतु मीना ने उसे कुछ कहने का अवसर नहीं दिया। सहसा मीना उठी और अपना बैग उठाकर टॉयलेट का रास्ता लिया। राजेश हुक्म के इक्के की तरह बंद होते दरवाजे को देखता रह गया। उसने बाथरूम के उस बंद दरवाजे से नजरें हटाई ही थीं कि टिकट चेकर को सामने खड़ा देख उसका मूड बदल गया। उस समय टिकट चेकर का आना जैसे उसे नागवार गुजरा था। टिकट प्लीज, चेकर ने झट से हाथ फैला दिए। राजेश ने बटुए में से टिकट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। टिकट देख चेकर ने एक बार उस खाली कंपार्टमेंट का निरीक्षण किया तो उसके कोने में एक लेडीज स्वेटर और पर्स दिखाई दिया। वह चौंका और राजेश की ओर देखकर बोला, आप अकेले हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल अकेला, फरमाइए। उसने चेकर की निगाहों में उभरते संदेह को समझा और स्वयं ही कह उठा, जो वह मेरे साथ नहीं, अकेली हैं। वह और कुछ कहने ही जा रहा था कि सहसा बाथरूम का दरवाजा खुला। नाइट सूट पहने, काली लटें संवारती मीना बाहर आ गई। चेकर उसे देखकर चकरा गया। उसे लगा जैसे रात के अंधेरे को चीरती कोई अप्सरा आकाश से उतरी हो। उन महीन कपड़ों से उसके संगमरमर से शरीर का सौंदर्य जैसे छनकर बाहर निकल पड़ा था। राजेश की नजरें उस सौंदर्य में डूब गईं। मीना ने तत्काल अपने को ओट में कर लिया। राजेश उसके फुर्तीलेपन से सटपटा गया। मीना ने झट से अपने बैग से टिकट निकाला और उसके आगे कर दिया। चेकर उसके टिकट को देखते हुए बोला, थैंक यू। सुनिए, मीना ने चेकर से बढ़ते कदम रोक लिए। वह मीना की तरफ पलटा और आंख का चश्मा उतारकर उसे ठीक करने लगा। क्या आप मुझे जनाना डिब्बे में कोई सीट दिला सकते हैं? मीना ने अनुनय के स्वर में कहा। जी, लेकिन क्यों? ओ, आप शायद अकेली हैं। कहते हुए चेकर ने राजेश को देखा और कुछ देर बाद उत्तर देने का वादा करके चला गया। चेकर के जाने के बाद मीना फिर अपनी सीट पर सिमट गई। उसकी यह उदासीनता
और बेरुखी राजेश को बिच्छू के डंक सी लग रही थी। वह उसके बदलते तेवर देखता रह गया। मीना कभी गाड़ी के बाहर का अंधकार तो कभी कंपार्टमेंट के अंतराल को देखती चली जा रही थी। एक दो बार उसकी नज़रें अनायास ही राजेश की नज़रों से टकरा कर रह गईं और उसके ओठों पर मुस्कान की रेखाएं अपने आप उभर आईं। राजेश को उसका यह अंदाज अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे वह उसे बना रही है। आपको कहाँ तक जाना है? सहसा राजेश ने पूछा। जी। वह चौंक पड़ी, फिर संभलकर मुस्कुराई और बोली, कहीं भी। इससे आपको क्या? यूं ही सोचा कहीं हम दोनों की मंजिल एक ही ना हो। कभी नहीं हो सकती, लगभग चीखती हुई आवाज में मीना बोली। फिर उसी प्रकार चुप होकर वह बाहर झांकने लगी। अंधेरे में सहसा धड़ाम की आवाज से वह चौंकी। उसकी भारी अटैची ऊपर से बर्थ से गिरकर राजेश के सिर पर आ गिरी। आह करके राजेश ने सिर को थाम लिया। मीना ने डरकर कांपती आवाज में क्षमा मांगी और फिर अटैची की बिखरी चीजों को बटोरने लगी। आपसे कहीं अधिक गुस्ताख तो आपकी यह अटैची है, राजेश ने अपना सिर दबाकर कराहते हुए कहा। मीना शर्म से सिमटी जा रही थी। झिझकते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी। गाड़ी के धक्कों से फिसल गई। कोई बात नहीं, बेचारी बेजान थी। राजेश उसकी सहायता को बढ़ा और बिखरी चीजें झटपट समेटकर उसने अटैची में रखवा दी। मीना के धन्यवाद देने से पहले ही उसने अटैची सीट पर जमा दी थी। सहसा उसने अटैची से गिरी पुस्तक को लपक कर उठा लिया और ऊंची आवाज में उसका शीर्षक पढ़ने लगा। लिखा था, ओ यू किस मी फूल, मूर्ख मेरा चुंबन लो। राजेश के हाथ में पुस्तक को देख मीना घबरा गई। राजेश ने उसे कनखियों से देखते हुए पुस्तक लौटा दी। मीना ने उसे कांपते हाथों से थाम लिया। इससे पूर्व के राजेश उस पर कोई टिप्पणी करे, उसने झट पुस्तक बैग में बंद कर ली। राजेश चुपचाप उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देख रहा था। सहसा उसने कहा, कितनी दिलचस्प यूनिवर्सिटी है जहां आप शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जी, वह क्रोध से भुनभुनाने लगी। मेरा मतलब था जहां इतनी अच्छी किताबें पढ़ाई जाती हों, वहां का वातावरण कितना रोमांचकारी होगा और आकर्षक भी। जी, वह आपसे अधिक दिलचस्प है, वह क्रोध में कह गई। तो बताइए ना, कहाँ है वह यूनिवर्सिटी? शायद हम भी नरक में, मीना फुंकार कर बोली। राजेश दुबक गया। विवाद करने का उसे साहस नहीं हुआ। मीना क्रोध से जल रही थी। ज्यों-ज्यों रात बढ़ रही थी, मीरा की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वह उस पहाड़ सी रात का आभास पाकर घबरा रही थी जिसे उसकी आंखों ही आंखों में बिताना था। टिकट चेकर लौटा तो मीना के चेहरे पर प्रसन्नता की लाली छा गई। राजेश ने भी देखा, लेडीज कंपार्टमेंट में कोई सीट नहीं। चेकर से यह सुनकर मीना का रंग उड़ गया। उसने कनखियों से राजेश को देखा जो लापरवाही से सीटी बजा रहा था। मीना का निराश चेहरा देखकर उसे खेद हुआ, फिर भी वह जैसे प्रसन्न था। उसे उस पर दया आई और उसने सहसा उछलकर टिकट चेकर का रास्ता रोक लिया। सुनिए, लेडीज में ना सही, कम से कम जेंट्स में एक सीट होगी ही। जी हाँ, चेकर बोला, वहाँ एक सीट खाली है। तो काम बन गया, राजेश बोला। उद्देश्य तो देवी जी के नींद पूरी होने से था। अगर वह नहीं तो मेरा मतलब है मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। राजेश ने अपना सामान उठा लिया और बड़ी बेरुखी से मीना को देखा। वह उसे चुपचाप देख रही थी जैसे आज की बाजी मारकर ले जा रहा था। आपके संक्षिप्त से साथ का धन्यवाद, राजेश ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर कहा। गुड बाय, और सटाक से दरवाजा बंद करके चला गया। पुत बनी मीना उस दरवाजे को देखती रही। राजेश का धन्यवाद और गुड बाय पिघले शीशे की तरह उसके कानों में उतर गए। वह गहरी सांस लेकर रह गई। चारों तरफ सिमटकर
अंधकार जैसे उसे घेरने लगा। अनायास उसकी धड़कनें असंयत हो उठीं। राजेश जा चुका था, किंतु उसका अस्तित्व जैसे अभी तक उसे बांधे हुए था। अध्याय 2। श्यामलाल के लिए मूर्तियां बनाना अब कला साधना के साथ साथ आजीविका भी बन गई थी। ये मिट्टी की सुंदर मूर्तियां अब उसकी एकमात्र साधना थीं। रात दिन अवकाश के क्षणों में यही मिट्टी की प्रतिमाएं ढालता रहना। धूप में सूख जाने पर इन मूर्तियों पर उसकी पुत्री तरुणा तरह तरह के रंग चढ़ा देती थी। आज भी तरुणा अपने पिता का हाथ बटा रही थी। आने वाले मेले की तैयारी में दोनों ने रात दिन एक कर रखा था, क्योंकि इस मेले में उनका वर्ष भर का खर्च निकल आता था। यह बात दोनों जानते थे। तरुणा उन मूर्तियों को रंगों से निखरा देख फूला न समाती। उसे ये मूर्तियां सजीव लगने लगतीं। कभी कभी उसे लगता जैसे ये मूर्तियां उसके अंदर की दशा जानती हैं, उसका सुख दुख बांटती हैं। श्यामलाल एक टांग से चल फिर लेते थे। बरसों पहले वह मिलिट्री में थे, तो उनकी एक टांग युद्ध में जाती रही थी। तभी से वह बैसाखियों का सहारा लेकर अपने जीवन की गाड़ी खींच रहे थे। उनकी इस लड़खड़ाती जिंदगी का अब एकमात्र सहारा था उनकी बेटी तरुणा। तरुणा गांव की मस्त हवा की तरह आज़ाद, नदी की तरह चंचल और चांदी के झरनों की तरह स्वच्छंद युवती थी। अब वह भरपूर जवानी में थी, इसलिए उन्हें रात दिन यही चिंता थी कि किस तरह उसके हाथ पीले कर दें और वह इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं। उसी समय ठाकुर के घर का पुराना नौकर दौड़ता हुआ आया और तरुणा के कान में एक शुभ समाचार उड़ेल गया। तरुणा ने हाथ का काम जहां का तहां छोड़ दिया, झटपट हाथ पांव धोने लगी। श्यामलाल पहले तो आश्चर्य से देखता रहा, फिर पूछा, क्यों, कहाँ चलीं? ठाकुर के घर। अभी अभी सवेरे वाली गाड़ी से मीना आई है। अरे, आई है तो यहाँ चली आती, अभी तो आधा काम। बस बापू, अब मैं दोपहर को बैठूंगी तो पल भर में निबट जाएगा यह काम। और तरुणा बाहर चली गई। वह फिर काम में लग गया। उसे पता था कि मीना के आ जाने पर यह लड़की हाथ आने वाली नहीं। मीना और तरुणा बचपन की सखियां थीं। मीना जब भी शहर से लौटती तो उसे सबसे पहले अपनी सखी तरुणा की याद आती। आज भी घर में कदम रखते ही उसने सबसे पहले उसी को बुलवा भेजा। तरुणा भी उसका समाचार पाते ही पागलों की तरह भाग आई थी। तरुणा ने आते ही दाई माँ से मीना के बारे में पूछा और हवा की गति के साथ उसके शयनागार की ओर भाग चली। मीना को देखते ही वह उससे बरबस लिपट गई, जैसे अपने अस्तित्व का ज्ञान ना रहा हो। वह जोर से मीना कहकर चीख सी पड़ी। दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही थीं, जैसे उन 2 वर्षों में विशेष परिवर्तन हो गया हो। अच्छा टीटो, तुम आ गई, अब खूब मजा रहेगा। तरुणा ने किसी तरह अपने उद्गारों को संयत करके मीना से कहा। मजा तो तुम्हें आएगा, पर मेरा क्या होगा? यहाँ आते ही मेरा तो दम घुटने लगता है। वाह, यह तो उल्टी गंगा बह गई। दम तो शहर में घुटना चाहिए, यहाँ क्यों? यहाँ रखा ही क्या है? यहाँ क्यों क्या नहीं रखा? लहलाती डालियाँ, इठलाती हवाएं, साफ सुथरी नीली झील, सुंदर आकाश। जिधर निकल जाओ शबनम पांव चूमने को और स्वागत करने को तैयार रहती है। यह सब बकवास है। एक बार शहर की हवा खा लो तो यह अपनी देहाती कविता भूलकर वहाँ के गुण गाने लगेगी। सोचती हूँ अगर मैं 1 वर्ष और फेल हो जाती तो मुझे इस नरक में ना आना पड़ता। यहाँ सिवाय बोरियत के और कुछ है ही नहीं। ऐसा ना कहो पीना, मैं जो यहाँ हूँ तुम्हारी सखी, मुझसे भी तुम उगता जाओगी क्या? मीना उसकी मायूस अदा देखकर मुस्कुरा दी। उसने तरुणा के गालों पर सहसा एक चुटकी ली और खोखली हंसी हंसकर बोली, किंतु तुमसे कब तक जी बहलाऊं? गांव की नदियों से सेबों के बगीचे तक
तुमने सारी कहानियाँ सुना रखी हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कुछ भी तो नहीं जानती तुम। एक बात तो जानती ही हूँ मीना। क्या? प्यार करना। इस उत्तर पर मीना बेतहाशा हंस दी, जैसे वाकई में उसके अंतर में तरुणा के लिए प्यार उमड़ आया हो। वह उसे कुछ कहने ही जा रही थी कि मुख्य द्वार पर किसी तांगे के रुकने की आवाज आई। मीना ने तरुणा को कमर से थामा और खींचती हुई बालकनी तक ले गई। दोनों ने ज्यों ही नीचे झांका, मीना तांगे से उतरने वाले युवक को देखकर चौंक पड़ी। उसके मुंह से बरबस निकल पड़ा, अरे यह तो वही है। कौन वही? वही जो मुझे गाड़ी में मिला था, लेकिन यहाँ कैसे चला आया? हो सकता है तुम्हारा पीछा करता करता आ गया हो। नहीं, वह पीछा करने वालों में से नहीं है। राजेश ने तांगा छोड़ दिया और मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। इसी समय टाइगर के भौंकने की आवाज आई। घर का कुत्ता आने वाले का स्वागत करने ही जा रहा था कि हरिया ने उसे थाम लिया और राजेश से बोला, घबराइए नहीं, यह सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं। ओ, देखने में तो शेर बब्बर लगता है। खैर, ठाकुर साहब घर पर हैं क्या? जी नहीं, वह तो शिकार पर गए हैं। शिकार पर गए हैं? कब तक लौटेंगे? राजेश ने निराश होकर पूछा। कुछ कह नहीं सकता बाबूजी। आ जाएं तो रात ही में लौट आएं, ना आएं तो 4 दिन तक उनकी खबर ना आए। अच्छा, तो घर पर कोई है? हाँ, दाई माँ, छोटी मालकिन है, ठाकुर साहब की शहजादी। लो, यह पत्र उन्हें दे दो। हरिया ने राजेश से वह पत्र ले लिया, उसे उलट पुलट कर देखा और राजेश को वहीं खड़ा कर अंदर चला गया। राजेश बेचैनी से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। मीना और तरुणा पहले ही वास्तविकता जानने को बेचैन थीं। वे सीढ़ियों तक चली आईं। मीना ने हरिया के हाथ से पत्र झपट लिया और पढ़ने लगी। हरिया चुपके से बाहर निकल आया। अच्छा, तो यह बात है। मीना ने पत्र पढ़कर एक गहरी सांस ली। क्यों, क्या बात है मीना? श्रीमान जी हमारे नए मैनेजर बनकर आए हैं। जागीर की देखभाल और नई फैक्ट्री के लिए शायद डैडी ने इन्हें ही चुना है। अब क्या होगा? होगा क्या? बच्चों को मजा चखा दूंगी। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। हरिया से सूचना पाकर दाई माँ भी ऊपर आ गई थीं। उन्होंने लड़कियों को बताया कि ठाकुर साहब को उस व्यक्ति का काफ़ी इंतज़ार था। फिर दाई माँ ने तरुणा से नम्रता से कहा, एक काम तो करो बेटी, मेहमान का कमरा खोल दो और उसके विश्राम का प्रबंध कर दो। ठाकुर साहब उसके लिए विशेष आदेश दे गए हैं। दाई माँ चली गईं, किंतु तरुणा असमंजस में पड़ गई कि क्या करे। मीना के अधरों पर शोक मुस्कान उभर आई थी। उसकी चुप्पी नए इरादे लिए बैठी थी। वह तुरंत तरुणा की तरफ मुड़कर बोली, हाँ तरुणा, मेहमान का स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। तरुणा उसकी बात की गहराई तक न पहुंची। उसने चुपके से बढ़कर कमरे की चाबियां उठा लीं। मीना ने लपककर उसके कान में कुछ कहा। वह डर गई और उसने वह शरारत करने से साफ मना कर दी। उफ, तुम तो डरपोक हो, कायर। अरे देख तो सही, कितना आनंद आएगा। ना बाबा, मैं ना करूंगी ऐसा। कहीं कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो? यही तो अंतर है तुझमें और मुझमें। अरे कह जो दिया, मैं जिम्मेदार हूँ, जो होगा मैं भुगतूंगी। और मीना ने प्यार से तरुणा का मुंह चूम लिया और उसे अपनी बात पर राजी कर लिया। तरुणा मीना की शरारत का रहस्य न समझी। अपनी सहेली की बातों में आकर उसने वही करना मान लिया जो उसे करना चाहिए था। राजेश बेचैन सा अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसके सामने तरुणा आ खड़ी हुई। उसने आंखें झपकाकर एक बार तरुणा को सिर से पांव तक देखा और फिर मुस्कुराकर पूछा, आप? तरुणा ने गंभीर दृष्टि से मेहमान को देखा, फिर हाथ से चाबियां झनझनाकर उसे अपने पीछे आने का संकेत दिया। राजेश ने इधर उधर किसी को न देखकर अपनी अटैची को स्वयं उठाया
और तरुणा के पीछे पीछे चल दिया। तरुणा खामोश थी। राजेश उसके पीछे पीछे चल रहा था। सहसा मौन समझकर राजेश पूछ बैठा, शायद आप ठाकुर साहब की पुत्री हैं? जी नहीं। तो फिर अवश्य उनकी कोई रिश्तेदार होंगी। नहीं। तो पड़ोसी होंगी। नहीं। तब फिर आप कौन हैं? राजेश ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तरुणा रुक गई और पलटकर उसके चेहरे पर छाई घबराहट देखने लगी। उसी समय एक भैंस की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। राजेश ने तब जाना कि वह हवेली के बगीचे से चलकर अस्तबल तक आ पहुंचा है। भैंस की भौंडी आवाज ने जो ही उसका स्वागत किया, तरुणा चौंक कर बोली, शायद आपको पहचान गई। जी। वह उसकी बात पर घबरा गया। फिर उसने आसपास के वातावरण पर नाक भौं सिकोड़ी। तरुणा लपककर आगे बढ़ी। उसने अस्तबल के बीच वाला दरवाजा खोल दिया। अब राजेश आपे से बाहर होकर बोला, यह क्या? आपका कमरा। हमारे गांव में ठहरने के लिए शायद इससे अच्छी जगह ना मिले। लेकिन यह तो अस्तबल है दाएं बाएं, लेकिन यह कमरा तो उन सबसे अलग है। आइए ना, आप बाहर क्यों रुक गए? राजेश ने फिर एक बार दाएं बाएं बंधे जानवरों को देखा और उसकी दृष्टि तरुणा के लाली भरे चेहरे पर अटक गई। वह अंदर आ गया और बेबस आंखों से इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे विश्वास ना हो रहा हो कि यह मेहमान घर है। सहसा वह चिल्लाकर बोला, आपको विश्वास तो है ना कि यही ठाकुर साहब का मेहमान खाना है? जी, 16 आना सही है। इससे पहले कई मेहमान यहाँ ठहरा चुकी हूँ। अच्छा, तब तो कोई साबित ना लौटा होगा, चीख कर वह बोला। श्श्श। तरुणा ने उसे तुरंत चुप कराया और धीरे से बोली, यहाँ चिल्लाना मना है, जरा धीरे, यह जानवरों के आराम का समय है। राजेश सुनकर झन्ना गया। उसे क्रोध से अपने सूटकेस को एक ओर पटक दिया। तरुणा ने उसकी दशा देखी, फिर अपने बर्ताव में कहीं ढील न आने दी। वह लपककर आगे बढ़ा और दीवार से लटकी रस्सी को खींच लिया। रस्सी के सिरे से बधी घंटी टन से बज उठी। राजेश का दिमाग झंझना उठा। उसने जो ही घंटी पर नजर डाली, तरुणा ने कहा, किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो इसी रस्सी को खींच दीजिएगा, कोई ना कोई हाजिर हो जाएगा। ओ, नाम से घंटी व आवाज से घंटा घर, यह भी जहां गौर के समय का। तरुणा कुछ न समझकर बाहर जाने लगी। राजेश उसी प्रकार परेशान खड़ा रहा उस विचित्र वातावरण में। तरुणा गई तो उसने एक ठंडी सांस ली। दुर्गंध के कारण उससे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी उसने गर्दन हटाकर एक ओर अपना सामान लगा दिया। जगह जगह गंदगी का ढेर और जानवरों का जमघट देखकर उसका दम घुटा जा रहा था। उसने वहां रखी एक साधारण सी चारपाई दीवार से लगाकर बिछाई और आराम करने के लिए उस पर बैठ गया। मीना के पास वापस पहुंचकर तरुणा ने जब सारा हाल सुनाया तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसने गाड़ी की मुलाकात की कहानी तरुणा को सुना दी और राजेश की दुर्गति पर प्रसन्न होने लगी। उसका वश चलता तो वह उसे उसी अस्पताल में भूखा प्यासा रखती, किंतु तरुणा को उस पर लगातार दया आ रही थी। जैसे ही रस्सी खींचने से घंटी बजती, मीना का हृदय गुदगुदाने लगता। परदेशी की पुकार पर उसके मन में लड्डू फूटने लगते। वह भूख से परेशान होगा, यह सोचकर उसे प्रसन्नता हो रही थी। तरुणा से नहीं रहा गया। उसने तुरंत खाना परोस दिया और उसे ढककर अस्तबल की ओर चल पड़ी। ताई माँ ने मेहमान को देखभाल का भार तरुणा पर डालकर अपना बोझ हल्का कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि जिस मेहमान के लिए ठाकुर साहब चलती बार इतने आवेश दे गए हों, वह कितनी बुरी तरह इन लड़कियों के जाल में फंसा हुआ है। राजेश ने जो ही द्वार पर आहट सुनी, वह उछल पड़ा। तरुणा सामने खड़ी थी।
उसके हाथों में खाने का सामान देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने करुण दृष्टि से उसको देखा और लपक कर बोला, बहुत इंतजार कराया आपने। खैर लाइए, मुझे तो जोरों से भूख लगी है। तरुणा ने आगे बढ़कर थाली सामने रख दी। राजेश ने जल्दी से उस पर पड़ा रूमाल उल्टा दिया और सहसा चौंक कर रुक गया, जैसे उसके शरीर को बिजली का तार लगा दिया गया हो। उसने एक नज़र तरुणा के चेहरे पर और फिर खाने पर डाली। बाजरे की 2 मोटी रोटियां, प्याज की चटनी और गुड़ की एक बड़ी सी डली। यही था खाना जिसका उसने इतनी बेचैनी से इंतजार किया था। वह पसीने से तरबतर हो गया। उस खाने को देखकर उसे लगा जैसे वह भी उन जानवरों में से एक है जो वहां बंधे थे। उसका मन थाली उलटने को हुआ, लेकिन वह मूर्खों की तरह एकटक तरुणा की बड़ी बड़ी आंखों को देखता रहा, जो चुपचाप उसको घूर रही थी। शायद आपको खाना पसंद नहीं आ रहा, तरुणा ने मौन तोड़ा। राजेश के शून्य शरीर में हरकत हुई। उसने कहा, नहीं तो? हाँ हाँ, यह खाना है मेरे लिए। अपने यहाँ तो जानवर भी ऐसा खाना नहीं खाते। विचित्र बात है, अपने गांव का तो यह सर्वोत्तम भोजन है। प्रायः मेहमानों के लिए यही बनता है। खैर, आपकी इच्छा, कहकर तरुणा ने अत्यंत सहज भाव और लापरवाही से थाली वापस उठा ली। जो ही वह लौट आने को ही राजेश पूछ बैठा, तो इसे ले जा रही हैं? जी, आपकी रुचि का खाना ना हो तो उससे क्या लाभ? जी, ऐसा भी क्या? तो आप खाना बदलकर ला रही हैं ना? क्या बदलकर? शायद सुना नहीं आपने कि इससे अच्छा खाना यहाँ नहीं मिलता। ओह, तो फिर ऐसा है वैसा ही दे दीजिए। यह खाना नहीं, यहीं छोड़ जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लौटकर मुझे ना पाएं। तरुणा को तरस आ गया। वह खाना वहीं छोड़कर चली गई। भूख से व्याकुल राजेश उस खाने पर टूट पड़ा। भूख की आग शांत करने के लिए वह बाजरे की उन मोटी अधपकी रोटियों को चबाने लगा। वह खाना जितना सख्त था, राजेश भी उसी ताकत से उसे चबा रहा था। तरुणा चुपकर उसे देख रही थी। उसे राजेश की दशा पर दया के साथ हंसी भी आ रही थी। राजेश खाना खत्म कर चुका तो उससे रहा न गया। उसने झट केवाड़ खोलकर अंदर झांका और बोली, आपके लिए कुछ और लाऊं क्या? राजेश वहीं बुद्ध बन गया। तरुणा के अधरों पर थिरकती शरारत भरी मुस्कान को वह भांप गया था। उत्तर देने का साहस बटोरा, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटकी रही। वह शर्म से पानी पानी हुआ चला जा रहा था। वह थाली को देखता रहा जिसमें पड़ा खाना उसने खत्म किया था। इससे पूर्व वह धन्यवाद कहता तरुणा किवाड़ भेड़कर हवेली की ओर भाग गई और उसके झांझरों की झंकार उस अस्तबल की दीवारों में गूंजकर कहीं विलीन हो गई। अध्याय 3। मीना, अरे ओ मीना! तरुणा की सुरीली आवाज ने सोती हुई मीना को चौंका दिया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने ही अपनी सखी को देखकर उसने कहा, ओफ, तुमने तो मेरे सारे स्वप्न बिखेरे डाले। कितना सुहावना दृश्य! किसी की ओर मैं खिंची चली जा रही थी। वाह! धूप दीवारों तक चढ़ गई और तू अभी तक सपनों के संसार में डूबी है। कहो तो यहाँ कहाँ तक पहुँचे तुम्हारे स्वप्न? अरे, उस मेहमान का क्या हुआ? मेहमान का तो बोलो हे राम होने लगा। तरुणा की बात ओठों से निकली ही थी कि मीना ने संकेत से उसे वहीं रोक दिया। उसने ध्यान से अपने आसपास देखा, फिर धीरे से अपना मुंह उसके कानों तक ले जाकर बोली, क्या 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 हुआ? कैसी तबीयत है मेहमान की? लगता है हम दोनों को मुसीबत में डालकर वह चल बसा। अरे ठीक से बोल, क्या बक रही है? मेरा विश्वास ना हो तो स्वयं चलकर देख लो। मीना ने झट अपने अधनंगे शरीर को गाउन से ढका और तरुणा का सहारा लिए चली गई। छत पर खड़ी होकर उसने जो ही नीचे अस्तबल में झांका, उसका कलेजा मुंह को आ गया। सांस वहीं रुक गई। उसने राजेश को आंगन में सफेद चादर ताने लंबा पड़ा देखा। जानवरों और मच्छरों से तंग आकर उसने शायद चादर ओढ़ ली थी।
दिसंबर की उस ठंडी रात में वह पड़ा था। मीना उसे ध्यान से देखती रही। वह टस से मस न हुआ। उसके सर पर एक कौवा बैठा कांव कांव करता रहा। फिर भी वह पड़ा रहा। तरुणा यह सब देखकर घबरा गई। उसके पसीने छूटने लगे, हाथ पांव फूलने लगे। उसने भर्राई आवाज में कहा, यह सब तेरी शरारत है। तूने ही इसे सताने को मुझे आगे कर दिया। अरी मरी क्यों जा रही है? जरा पास आकर तो देख, कहीं सदा के लिए ना सो गया हो। ना बाबा, मेरी तौबा। तू जाने तेरा काम जाने। किसी ने पूछताछ की तो साफ मुकर जाऊंगी। इसी समय राजेश हिला। कांव कांव करता कौवा उड़ गया। चबूतरे पर खड़ी दोनों सहेलियां उसे ध्यान से देख रही थीं। जो ही उस अकड़े शरीर में हरकत हुई, दोनों की रुकी हुई सांसें फिर चलने लगीं। मीना ने साहस किया। पिछवाड़े की सीढ़ियां उतरकर वह राजेश के बिस्तर तक जा पहुंची। उसने राजेश को झकझोरना चाहा, किंतु साहस न कर सकी। सहसा उसे एक ख्याल आया। उसने पास बंधे घोड़े को खोला और उसे राजेश की चारपाई से बांधकर स्वयं अंदर गई। तरुणा भी उसके पास चली आई। दोनों दीवार की ओट से तमाशा देखने के लिए खड़ी हो गईं। घोड़ा मुंह से धीरे धीरे राजेश के सिर से चादर हटा रहा था। चादर हटाकर राजेश के चेहरे को चाटना शुरू किया। राजेश का दम घुटने लगा। नींद की मिठास में सहसा उसे घोड़े की लमस का एहसास हुआ। नींद की गहराई में डूबा वह बार बार घोड़े का मुंह पीछे हटा रहा था। सहसा घोड़े के दांतों से उंगलियां छू जाने से राजेश हड़बड़ा कर उठ बैठा। घोड़े ने उसका मुंह चाटना शुरू कर दिया था। जो ही उसने अपनी खुमार भरी आंखों से घोड़े के जबड़ों को देखा, मारे भय के उसकी चीख निकल गई। इससे पहले कि वह संभले, घोड़ा डर से बिदक गया। वह एक ओर को भागा। राजेश की चारपाई भी उसके साथ घिसटने लगी। राजेश जान बचाने के लिए चारपाई से चिपक गया। यह दृश्य देखकर दोनों खिलखिला उठीं। घोड़ा थोड़ी दूर जाकर रुक गया। राजेश अपना संतुलन खो बैठा। वह धड़ाम से नीचे जा गिरा। अभी वह दर्द से कराह ही रहा था कि ठाकुर साहब की जीप ने हवेली के मुख्य द्वार में प्रवेश किया। गाड़ी ठीक राजेश के आगे जा रुकी। ठाकुर साहब को देखते ही मीना और तरुणा दोनों घबराकर भागीं। ठाकुर साहब जीप से उतर पड़े और आश्चर्य से उन्होंने उस युवक को देखा। उन्होंने चारपाई से बंधे घोड़े को भी देखा और आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं एक मनुष्य हूँ। भूल से पशुओं की नगरी में आ गया और झक मार रहा हूँ, राजेश नथने फुलाकर कहता गया। वह अब तक संभल चुका था। झक मार रहे हो, लेकिन क्यों? आपके घर वालों ने मजबूर किया कि मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊं। यह भी भला कोई नौकरी हुई? तबेले में रहो, जानवरों की संगत करो और पत्थर सी रोटियां चबाओ। तुम्हारा नाम क्या है? जी, राजेश। तुम राजेश हो? जी हाँ, मैं आपके ही इंतज़ार में यह सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओह मिस्टर राजेश, लेकिन यह सब हुआ कैसे? किसने यह गुस्ताखी की है? ठाकुर साहब राजेश को सांत्वना देकर गरजते हुए हॉल तक आ पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर नौकरों को बुलाया। सभी नौकर सहमते हुए इकट्ठे हो गए। उन्होंने प्रश्नों का बवंडर सा छोड़ा, किंतु किसी को वास्तविकता बताने का साहस नहीं हुआ। ठाकुर साहब ने ज्यों ही दाई माँ को डांटा, उसने साफ बता दिया कि उस मेहमान की सारी जिम्मेदारी उन्होंने तरुणा को सौंप दी थी। तरुणा? ठाकुर साहब जोर से गजरे। तरुणा डरते डरते सीढ़ियां उतरने लगी। राजेश ने निगाहें उठाकर उस सौंदर्य को फिर देखा। तरुणा जंगली बांस सी कांपती सामने आ रही खड़ी हो गई। ठाकुर साहब ने गरजकर उस शरारत की पुतली से इस उद्दंडता का कारण पूछा। तरुणा ने धीमी आवाज में कहा, जी, सब मैंने नहीं किया। मुझे तो आज्ञा मिली थी, सो पालन किया। कैसी आज्ञा? किसकी आज्ञा? मीना दीदी की। मीना? वह आ गई है? कहाँ है वह? जी, वह कल ही आई हैं शहर से, दाई माँ ने बताया।
मीना का नाम सुनते ही ठाकुर साहब कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गए। राजेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। तभी दोनों ने चौंक कर सीढ़ियों की ओर देखा। मीना अपने शयन कक्ष से निकलकर सामने आ गई थी। बेटी को देखते ही ठाकुर साहब अपना सारा क्रोध भूल गए। वह उचक्कर उठे और बेटी को बाहों में भर लिया। राजेश गुमसुम खड़ा बाप बेटी का मिलन देखता रहा। उसका मामला जैसे उन दोनों में लटक कर रह गया था। उसे क्या मालूम इस खेल के पीछे उस लड़की का हाथ है जिसने रेलगाड़ी में उससे मात खाई थी। वह चुपचाप खड़ा कभी उस शोक हसीना को और कभी उस गांव की अल्हड़ सुंदरी को देख रहा था जो मानो अपने ही यौवन भार से जमीन में गड़ी जा रही थी। बाप बेटी जब अपने आप में लौटे तो ठाकुर साहब ने फिर दोहराया, राजेश के साथ किए गए बर्ताव का कारण क्या है? मीना ने लाड से कहा, मैं आपकी अनुपस्थिति में इस युवक की परीक्षा ले रही थी डैडी। परीक्षा? ठाकुर साहब ने आश्चर्य से बेटी की बात दोहरा दी। हाँ डैडी, मैंने सोचा काम से पहले यह तो पता चल जाए कि यह महाशय गांव का जीवन बिता सकते हैं या नहीं। बेटी की बात पर ठाकुर साहब ठहाका मारकर हंस पड़े। उसकी योग्यता पर उन्हें गर्व हो आया। उन्होंने राजेश से उसका परिचय कराया तो वह मुस्कुराकर बोला, हाँ तो कहिए फिर, हम परीक्षा में सफल रहे या असफल? सफल, मीना ने कहा। मैं तो सोच रही थी कि आप परेशान होकर कहीं भाग न निकलें। कसर तो कोई न थी बाकी, किंतु मुझे यह नौकरी करनी ही थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी। ओ माय बॉय, घबराओ नहीं, यह तो पहली परीक्षा थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, काम बहुत है और समय बहुत कम। ठाकुर साहब ने बात का रुख ही बदल दिया। उनका संकेत पाते ही हरिया राजेश का सामान ले आया और बगल वाले मेहमान खाने में ले गया। दाई माँ और मीना को नाश्ता तैयार करने की आज्ञा हुई। हर एक ने चैन की सांस ली और अपने अपने काम में लग गए। किंतु एक तरुणा थी जो एक कोने में शर्माई सी खड़ी थी। उसे लगा जैसे इस भरे पूरे संसार में उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। उसका व्यक्तित्व ना रहने से भी संसार चक्र में चलने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद जब मीना वहां से गुजरी तो अपनी सखी को बुत बना देख पूछ बैठी, अरे तरुणा, तू यहाँ क्या कर रही है? यूं ही खड़ी कुछ सोच रही थी। क्या यही कि तुमने मजाक किया? वह परीक्षा बन गई, लेकिन जो मैंने किया वह शरारत थी, एक अदा जो लड़कों को पागल बनाकर छोड़ देती है। यह सब झूठ है। तू क्या जाने कि क्या सच है और क्या झूठ। इसी खेल में तो कल का पूरा दिन निकल गया, वरना कितनी कठिन होती ये घड़ियां जो बीतने में ही नहीं आती। तरुणा ने मीना की इन रसीली बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह कंधे झटककर अपनी राह चल पड़ी। मीना ने उसे रोककर समझाना चाहा, किंतु वह न रुकी। वह बिगड़कर अपने घर चली गई। तरुणा का हृदय अभी तक उसे कोस रहा था। उसे अनजाने में राजेश से जो कुछ किया था वह गुस्ताखी थी। उसे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इन्हीं विचारों को मस्तिष्क में भरे वह काम में लग गई। उसने कुछ रंग लिए और पक्की मूर्तियों को रंगना शुरू कर दिया। सहसा उसके बाबू श्यामलाल वहां आ पहुंचे और उसके हाथों में रंग देखकर खिलखिला उठे। एक मूर्ति उन्होंने हाथों से ली और उसे ध्यान से देखने लगे। उस दुल्हन की मूर्ति को देख कर सहसा वह बेतहाशा हंस पड़े। तरुणा ने चौंक कर देखा, वह मूर्ति रंगी गई थी। वह स्वयं हंसने लगी। श्यामलाल कठिनता से हंसी रोक कर बोले, अरे दुल्हन की मूछ बना दी। लगता है मेरी लाडली शायद आजकल दिन में भी सपने देखने लगी है। नहीं बापू, वह कांपने लगी। हाँ तरुणा, आज तुम्हारी माँ होती तो वह भी यही सोचती। अच्छा बेटी, एक बात तो बताओ। वह हमारे पटवारी हैं ना, वह मंगलदास जी? हाँ, उनका बेटा शहर में किसी जज का नायब ही गया है। वह नायब हो गया या जज, मैं क्या करूं? देखो बापू, मैंने कितनी बार कहा है, मुझसे यह बेतुकी बातें ना किया करो। मैं यह घर और गांव छोड़कर कहीं भी नहीं जाने की।
तरुणा हाथ का काम छोड़कर बड़बड़ाती हुई रसोई घर में चली गई। श्यामलाल उसके इस तरह बचकर निकल जाने पर मुस्कुराकर चल दिखे और फिर उसी तरह मूर्तियां बनाने में लग गए। वह अच्छी तरह जानते थे कि एक ना एक दिन वह स्वयं ससुराल जाने को राजी हो जाएगी। जब श्यामलाल मिट्टी कूटने लगे तो उनकी दृष्टि सहसा उस दुल्हन पर पड़ी जिसे उनकी बेटी ने अनजाने में दूल्हा बना दिया था। अध्याय 4। राजेश जिस वादी को अभी तक नरक मानकर उससे उकताया हुआ था, ठाकुर साहब के आते ही उसके बारे में उसकी धारणा बदल गई। उस अस्तबल में पहुंचकर उसने कल्पना भी न की थी वह कभी यहाँ स्वर्ग के दृश्य को भी देख सकता है। ठाकुर साहब की बड़ी हवेली के गिर्द यूं तो जंगल था, किंतु उस जंगल में भी मंगल था। चारों तरफ देवदार के वृक्षों की कतारें और बीच में बहती नदी के आंचल में बड़े बड़े उद्यान, यह सब ठाकुर साहब की जागीर में थे। ठाकुर साहब यह सब दिखलाते दिखलाते थक चले थे। राजेश बड़ी दिलचस्पी से हर जगह का निरीक्षण कर रहा था। उस थोड़ी देर के परिचय में ही वह ठाकुर साहब की सभी कमजोरियां भांप गया था। वह जान गया था कि इतनी बड़ी जागीर से उचित आय न होने का कारण ठाकुर साहब की लापरवाही थी। अतः उसकी छानबीन का सारा जिम्मा उसने स्वयं पर ले लिया। ठाकुर साहब के जाने के बाद वह उनके कार्यालय में ही रुक गया। दफ्तर उनके घर से कोई 3-4 कोस पर था। उन्होंने राजेश का परिचय अपने सभी कर्मचारियों से करा दिया। उनमें से अपने बराबर उम्र के रोमियो से तो उसकी कुछ ही दिनों में मित्रता हो गई। वह ठाकुर साहब के लिए नए कोल्ड स्टोरेज का इंचार्ज था। जागीर और वहाँ के व्यापार के बारे में रोमियो ने राजेश को कई बातें समझाईं। हर एक में घुल मिल कर रहने की रोमियो ने विशेष हिदायत दी थी, क्योंकि किसी भी कर्मचारी से बिगड़ने का अर्थ था जान से हाथ धो बैठना। दफ्तर में निकलकर दोनों उस गोदाम में गए जहां ठाकुर साहब के बगीचों का सारा फल इकट्ठा होता था। फलों के इतने बड़े ढेर राजेश ने आज से पहले कभी न देखे थे। उसका मन किया कि वह कूदकर सेबों के ढेर पर जा बैठे और जी भरकर सेब खाए। उसे अपने इस बचकाने विचार पर स्वयं हंसी आ गई। क्यों, क्या सोच रहे हो? रोमियो ने उसे चुप देखकर पूछा। सोचता हूँ यहाँ रहकर तो रात दिन फल ही खाने पड़ेंगे। खुश तो मैं भी हुआ था इस बात से, लेकिन कुछ ही दिनों में तबीयत ऐसी भर गई कि अब देखने को भी जी नहीं चाहता। और अभी बात रोमियो के मुंह में ही थी कि दोनों को एक और कुछ शोर सुनाई दिया। दोनों आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ फासले पर उन्हें ब्रेक लगाने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश ने ध्यान से देखा। एक ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से एक मुर्गी कुचल डाली थी। उसी समय एक गठीले शरीर का पहलवान मूंछों पर ताव देता उतर आया। उसके बाल चमक रहे थे। वह शायद ड्राइवर था। उसके साथ ही क्लीनर भी था। पहलवान का इशारा पाते ही क्लीनर ने उस मुर्गी को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आपने बेचारी मुर्गी का खून कर डाला, राजेश ने कहा। बांके के सामने जो भी सिर उठाएगा उसका यही परिणाम होगा, पहलवान ने कहा। झगड़ा बढ़ता देख रोमियो ने तुरंत राजेश का उससे परिचय करा दिया। ट्रक ड्राइवर हर प्रातःकाल फल भरकर मंडी में ले जाता था और शाम को लौट आता था। बांके ने नए मैनेजर के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। रोमियो ने आगे बढ़कर बांके का हाथ थाम लिया और राजेश से बोला, बांके को पंजा लड़ाने की आदत है। उससे दोस्ती का हाथ मिलाना खतरे से खाली नहीं, न जाने कब पंजा लड़ा बैठे। बांके रोमियो की बात पर हंस दिया और हंसता हुआ गोदाम में चला गया। राजेश को उसका बांकपन अखर गया। उसने यह बात रोमियो से कही तो रोमियो बोला, छोड़ो उसकी बात, अपन तो काम से काम रखते हैं। यह आदमी मुंह लगाने लायक नहीं। जितना उससे दूर रहोगे सुखी रहोगे। इससे तो सारी वादी कांपती है। राजेश ने चुपचाप रोमियो की बात सुन ली और उसके साथ दफ्तर चला गया। संध्या को राजेश अपने कमरे में लौटा
तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका सारा सामान व्यवस्थित रखा है। कपड़े जगह जगह संवार कर रखे गए हैं। उसने एक बार सारे मेहमान खाने को देखा और फिर वह उस गुलदान तक चला आया जिसमें गुलाब भरे पड़े थे। वह मन ही मन मुस्कुराया। शायद अस्तबल में गुजरी रात का दुख भुलाने के लिए ही यह सब सामान किए गए हैं। वह बड़बड़ाया। सहसा वह यह देखकर चौंक गया कि तरुणा एक कोने में सिमटी खड़ी थी। वह उसे देखकर अवाक रह गया। धीरे से उसने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रायश्चित, वह कांपती आवाज में बोली और धीरे धीरे आगे आ गई। वह अब भी घबराई हुई थी। पाप जो किया है मैंने। पाप? कैसा पाप? आपको अकारण सताने का। मुझे क्या पता था कि मीना आपको बना रही है। लेकिन वह पाप तो मीना ने किया। तुम्हारी ओट लेकर मुझे बनाया। फिर तुम क्यों प्रायश्चित कर रही हो? कहते हैं पाप करने और कराने वाला दोनों अपराधी होते हैं। ओ, तो फिर आओ, कहो प्रायश्चित कैसे करोगी? आपकी सेवा करके। एक रात और एक दिन सताया था आपको। अब 2 दिन और 2 रातें सेवा करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, बड़ों का कहना है कि मेहमान भगवान समान होते हैं। लेकिन अभी इस बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं उपजा। वह कैसे? जब दंड देने वाले ने माफ कर दिया हो तो अपराधी अपराधी नहीं रहता। तरुणा उसकी बात अधूरी समझकर चुप रह गई। राजेश ने उसे संकेत से पास बुलाकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। सच? तरुणा ऐसे चौंकी जैसे उसे राजेश की बात का विश्वास न हुआ हो। राजेश ने हाँ में गर्दन झटक कर उसे विश्वास दिलाया। तरुणा जो ही जाने को हुई कि राजेश ने प्रश्न से जैसे उसके पांव बांध लिए। तुम्हारा नाम? तरुणा। अब तो बताओ ना, क्या संबंध है तुम्हारा इस घर से? जी हाँ, मीना की बचपन की सखी हूँ बस। कहाँ रहती हो तुम? उस बगीचे के पार। वह रहा मेरा घर। घर में एक मैं हूँ और मेरे दूसरे बापू। एक और भी हैं? नहीं तो? है क्यों नहीं, तुम्हारी यह मुस्कुराहट जो सदा तुम्हारे साथ रहती है। तरुणा शर्मा गई। क्षण भर ठिठक कर वह सहसा तेजी से भाग गई। राजेश उसे हृदय से क्षमा कर चुका था। वह उसके अल्हड़पन को सोच सोच कर हंसता रहता। इस सीधी सादी अल्हड़ गांव की गोरी का विचार ही उसके अकेलेपन का साथी था। तरुणा बगीचे में फैली अंगूर की बेलों को पार करती हुई अपने घर की ओर बढ़ रही थी कि वह झटके के साथ रुक गई। उसने शीशों से झांककर देखा। मीना बाहर बैठी खुली हवा का आनंद ले रही थी। तरुणा के उभरते भाव वहीं विलीन हो गए। वह वहां तक बढ़ आई। उसे देखते ही मीना ने प्रश्न किया, कहाँ थी बन्नो? तुम्हारे मेहमान के पास। उसने बुलाया था क्या? अपनी इच्छा से चली गई। तो क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, उसने कहा। तरुणा, तुम में बुद्धि और ज्ञान कम है। अब परीक्षा मीना ने ली है तो तुम पर क्यों बिगड़ूंगा? ओ, तो तुम अपनी सफाई देने गई थी। काफी होशियार हो गई हो। क्या करूं, समय ही ऐसा चल रहा है। जरा पीछे रह जाती तो जीवन भर पछताना पड़ता। चलो, तुमने आगे बढ़कर अपना रास्ता बना लिया ना। वह कैसे? यही कि अजनबी से जान पहचान हो गई। वह तो करती है मेरी जूती। अपन तो हिसाब चुकता करने गए थे सो कर आए। अब वह हमसे खुश, हम उनसे। अच्छा, तो यह बता तरुणा के वह आदमी कैसा है? भला ही लगता है। मेरा मतलब है कोई ऐसा वैसा नहीं। तो एक काम कर। क्या? चलो फिर एक खेल खेलें। कैसा खेल? प्रेम का। तुम भी उससे प्रेम करो और मैं भी। यह कैसे संभव है? संसार में सब संभव है। यह खेल का खेल रहेगा और मजे का मजा। जीवन खुशियों से भर जाएगा। तेरा या मेरा, हम दोनों का। ना बाबा ना, कहीं यह खेल खेलते खेलते हम स्वयं ही नौटंकी का तमाशा बनकर ना रह जाएं। रही ना डरपोक की डरपोक। अरे सुन, आजकल के युवक या तो किसी अल्हड़ पर मिटते हैं अथवा किसी शोक मॉडल लड़की पर जिसमें तड़क भड़क हो। पर मुझ में तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। पगली, तू क्या जाने अपने अमूल्य यौवन और अछूते सौंदर्य को।
अपनी सादगी में छिपी शोखी को, अल्हड़पन में छिपे उन्माद को, और तुम में तड़क भड़क अमीर लड़कियों जैसे नखरे और युवकों को गेंद की तरह उछालने वाले हाव भाव। इनसे होगा क्या? हम दोनों उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करेंगी। तब तब देखेंगे कि इस शहरी युवक को शहर की शोख लड़की भाती है या गांव की अल्हड़ गोरी। और कहीं हम सचमुच उससे प्यार करने लगे तो ऐसा नहीं होगा। दिल अपना है, अपने काबू में है। फिर भला किसकी मजाल है जो हमें मात दे जाए। किंतु याद रहे कि यह नाटक ऐसा स्वाभाविक हो कि वह स्वप्न में भी उसे झूठा ना समझ सके। मुझे लगता है कि मीना, तुम्हारा दिमाग चल गया है। हाँ, अभी अभी चलने लगा है। जब दौड़ने लगा तो राजेश के जीवन में तूफान आए बिना ना रहेगा। लेकिन इस तूफान में तुम मुझे क्यों घसीटती हो? याद करो, बचपन से ही हम हर खेल मिलकर खेलती आई हैं। फिर यह प्रेम की आंख मिचौली में अकेली कैसे खेलूं? तरुणा निरुत्तर हो गई। वह गुमसुम सी खड़ी सोच रही थी मीना की इस पागलपन का क्या उत्तर दे। किंतु मीना के सामने उसकी एक न चलती थी। उसे उसकी हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी। उसने यह खेल खेलने का वचन दे डाला। मीना ने यह रहस्य किसी से ना खोलने के लिए उसे अपनी शपथ भी दे दी। जाने से पहले एक बार रुककर उसने पूछा, इस खेल में पहल किसे करनी होगी? जिसे भी अवसर मिल जाए। मीना के खतरनाक इरादों को भांपकर तरुणा मुस्कुराई और धीरे धीरे घर की ओर चल दी। मीना ग्लास शेक में बैठी अपने एक प्रोग्राम की रूपरेखा पर विचार कर रही थी। उसने बाल बिखेर लिए और उन्हें कंधों पर झटक कर उंगलियों से सहलाने लगी। उसके कजरारे बालों में चमक की एक बिजली कड़कती दिखाई दे रही थी। उसने रुख बदलकर जो ही राजेश के कमरे की ओर देखा तो चौंक पड़ी। राजेश कमरे के आगे टहल रहा था, सिगरेट के कश खींचता। शायद वह अपनी दिमागी उलझनों को सुलझाने में लीन था। मीना पहलू बदलकर अधलेटी हो गई और राजेश का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उसने ट्रांजिस्टर खोल दिया। संभावना के अनुसार राजेश ने उचक कर ग्लास शेक की ओर देखा और धीरे धीरे उधर चल पड़ा। हेलो, उसने बेसुध पड़ी मीना को जैसे जगा दिया। ओह राजेश, कहो तुम कब आए? कुछ देर पहले। कहीं मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं तो, बल्कि मैं तो यहाँ बोर हो रही थी, सोचा जरा हवा खा आऊं। मीना ने अपनी नाइट ड्रेस को कसमसाया और फिर घुटनों से सिर देकर बैठ गई। राजेश भी करीब बैठ गया। दोनों को लगा जैसे हरी भरी पुष्प लताओं के साथ में किसी ने अंगारों का ढेर रख दिया हो। राजेश मीना के सौंदर्य को देखकर घबरा सा गया। अपनी घबराहट को दूर करने के लिए उसने दूसरा सिगरेट होठों में दबा लिया। जो ही उसने लाइटर निकाला, मीना ने झपट कर उसे छीन लिया और फिर खास अदा से लाइटर जलाकर राजेश के आगे कर दिया। थैंक यू कहकर राजेश ने कश खींच लिया। धुआं छोड़ते हुए उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसने मोटी आवाज में कहा, शायद आपके हाथों में कोई जादू है कि पल भर में शोला भड़क उठा। इसमें जादू क्या? आपके हाथों में कंपन देखा तो सोचा आपकी मदद करूं। कंपन? जी, ना जाने क्यों आप जब भी मेरे करीब आते हैं कुछ घबराहट सी हो जाती है। घबराहट नहीं तो फिर आपके माथे पर ये पसीने की बूंदें कैसी? और बीना ने झट से रुमाल निकालकर उसके माथे से पसीने की बूंदें पोंछ दीं। मीना की उंगलियों के स्पर्श से राजेश के तन की सिहरन कंपकपी में बदल गई। राजेश ने संयम से काम लिया। मीना कुछ कहने ही जा रही थी कि वह स्वयं बोल पड़ा, जी यह सिगरेट जरा स्ट्रांग है, जब भी पीता हूँ पसीना आ जाता है। सिगरेट पीते क्यों हैं? बस यूं ही। उससे और कुछ कहा नहीं गया। उसने मुंह से सिगरेट निकालकर सामने के फव्वारे पर फेंक दिया। पानी में जाते ही सिगरेट की सांस घुट गई। धुआं भी ना उठा। मीना मन ही मन अपनी विजय पर फूली ना समाती थी। उसे लगा जैसे उसकी
शोखी और शरारत ने राजेश के मन को उस बुझते सिगरेट की तरह ठंडा कर दिया है। कहिए कैसी लगी यह नई जगह, नए लोग? मीना ने पूछा, अपनी कल्पनाओं से कहीं बढ़ चढ़कर। सच पूछो तो मैं सोच भी न सकता था कि यह वादी इतनी सुंदर और सुहावनी होगी। लड़कपन में तो मैं यही सोचती थी, और अब शहर की रंगीनियों देखने के बाद यह सब फीका पड़ गया है, जैसे एक कवि का प्रश्न ही वास्तविकता से दूर, बहुत दूर। मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं। मैंने शहर भी देखा है और यह भी। शहर में क्या देखा है आपने? मीना ने प्रश्न कर डाला। सभी कुछ, कॉलेज का जीवन, मित्रों की महफिलें, सिनेमा, थिएटर, बड़ी बड़ी नुमाइशें, किंतु मुझे तो दिखाने के सिवा कुछ भी दिखाई न दिया। कुछ अच्छा नहीं लगा। तो आपने अभी तक शायद वह जीवन देखा ही नहीं जिसमें एक उमंग, एक हलचल सी रहती है। हर समय कोई नया हंगामा, उतार चढ़ाव। वहाँ समय के पीछे नहीं चलना पड़ता, बल्कि समय आदमी के पीछे चलता है। यह तो अपना अपना ढंग है सोचने का। कोई जीवन में हंगामों को महत्व देता है, कोई शांति और शालीनता को। व्यक्तिगत रूप से मैं हंगामों जिंदगी की अपेक्षा शांत एकांत जीवन अधिक पसंद करता हूँ, जिसमें जीवन की मिठास हो, जिस वातावरण में वह सुगंध हो जो मन और मस्तिष्क को शीतल करे। बात करते करते सहसा मीना व्याकुल हो उठी। उसकी इस आकस्मिक परेशानी को देखकर राजेश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? शायद ब्लाउज में कोई कीड़ा घुस गया। तो उसे बाहर निकाल फेंकिए ना, कहीं काट ना जाए। लेकिन कैसे? लगता है पीठ पर चिपक गया है। कहते कहते मीना अंधेरे कोने में हो गई और ब्लाउज के बटन खोलकर उसने तेजी से उस कीड़े को निकाल फेंका। राजेश परेशान सा मीना की परेशानी का तमाशा देखता रहा। मीना ने बटन बंद किए और फिर राजेश के निकट उजाले में आ गई। राजेश उसकी दशा पर मुस्कुराकर बोला, यह कोई कीड़ा नहीं था, केवल आपका वहम था, जिसने आपको यूं ही परेशान कर दिया। तो आपकी इस पर विश्वास क्यों नहीं? वहम और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं। मीना ने राजेश की आंखों की गहराइयों में झांककर देखा, जो उस मध्यम रोशनी में उसे साफ दिखाई दे रही थीं, और कह रही थी, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। शायद यह भी तुम्हारा कोई अंदाज या नखरा था। राजेश ने मुस्कुराते ओठों से सिगरेट दबा लिया और एक ही झटके में लाइटर निकालकर उसे सुलगा लिया। मीना ने देखा अब राजेश को पसीना नहीं आ रहा था। ना जाने मीना को क्या सूझा कि उसने सहसा पीछे से अपना ब्लाउज उठाकर नंगी पीठ राजेश के आगे कर दी। राजेश को एक झटका सा लगा। शाम के उस धुंधलके में उसने मीना की संगमरमर सी सफ़ेद और सुडौल पीठ देखी, जिस पर कीड़े के काटने के कई निशान पड़ गए थे। सिगरेट उसके ओठों से निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। वह मीना के करीब चला आया और उसकी नंगी पीठ को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। मीना ने झट ब्लाउज नीचे सरका दिया। राजेश धीरे से बोला, जाओ मीना, पीठ पर कोई दवा लगा लो, कहीं यह कोई जहरीला कीड़ा ना हो। मीना से चुपके से अपना ट्रांजिस्टर उठाया और अनोखे अंदाज से राजेश को देखती हुई चल दी। राजेश उस अंदाज को ना समझ सका। वह उलझन में पड़कर ना जाने कितनी देर सिगरेट फूंकता रहा। तो दोस्तों, सांवली रात का पहला भाग समाप्त हुआ। इससे आगे की कहानी के लिए सुनिए सांवली का भाग 2। दोस्तों, आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताइए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।